हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मैं कुछ दिन से आपके सामने लाइव प्रोग्राम नहीं कर पा रहा हूं। दिल्ली में नहीं हूं, दिल्ली से बाहर हूं, किसी जरूरी अपने पर्सनल काम की वजह से। लेकिन फिर भी आपसे राब्ता बनाए रखने के लिए इंटरव्यूज के जरिए कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात जरूर करा रहा हूं हर दिन। और मीडिया स्टार वर्ल्ड के जो देखने वाले हैं वो हमारी अपडेट का इंतजार भी करते हैं, इसलिए मैं इससे जरूर जुड़ा रहना चाहता हूं, आप तक जरूर पहुंचने की कोशिश करता हूं। आज फिर हम फिरोज मीठी बोरवाला साहब से बात कर रहे हैं, जो इंडो पैलेस्टाइन सॉलिडारिटी फोरम के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हैं और मुंबई में रहते हैं। बहुत ही जानकार, और जब से ये जंग शुरू हुई है अक्टूबर 2023 से, इंटरनेशनल जहां जहां भी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें वो हर जगह मौजूद रहे हैं। मॉस्को में, कराकास में, तेहरान, इस्तांबुल, हर जगह। और उन्होंने उस जनाजे में भी शिरकत की है हसन नसरुल्लाह के और हाशिम सफीउद्दीन के, और वहां से कुछ निशानियां भी लेकर के आए थे जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास हैं। आज हम फिरोज मीठी बोरवाला साहब से हम ये बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डोनाल्ड ट्रंप अब जिस तरह से भारत को आंखें दिखा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीकों से जिस तरह से भारत को, भारत सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़े कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहे हैं, वो आखिर क्या है। नेतन्याहू भी और डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के खिलाफ ही एक एक रुख, एक तरीका, एक पॉलिसी अपना रहे हैं। वो क्या कुछ है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। और जो फ्रांस और सऊदी अरब ने न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद कई यूरोपीय मुल्कों ने फिलिस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज करने की बातें की, उसकी हकीकत क्या है वो हम समझेंगे। उसके अलावा जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल के बारे में पिछली बार हमने फिरोज साहब से बात की थी, जिसमें बहुत से अमेरिका के और बहुत से मुल्कों के, हो सकता है बहुत से पॉलिटिशियन, बहुत से बिजनेस टाइकून्स, वो ऐसे सेक्स स्कैंडल में फंसे हुए कि उन्होंने एक तरह से जायनिस्ट ने इनको अपना गुलाम बना लिया। वो क्या कुछ है उसमें भी कुछ डिटेल्स पर हम बात करेंगे। आइए, फिरोज मीठी बोरवाला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगा कि ये मोदी और ट्रंप की दोस्ती आखिर क्यों खत्म हो गई? क्या कुछ हुआ ये कि अब डोनाल्ड ट्रंप रोजाना मोदी जी को एक इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो बिल्कुल खामोश हैं। राहुल गांधी पार्लियामेंट में सवाल करते हैं, वो जवाब नहीं देते, ना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते, ना चीन का नाम लेते। क्या कुछ है फिरोज मीठी बोरवाला साहब? हाँ, पहले तो आप इन सभी व्यूअर्स को, क्योंकि मैं आप लोग के कमेंट्स भी पढ़ता रहता हूँ, तो आपका व्यूअर्स बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड है, बहुत ही एक मैच्योर किस्म का आपने डेवलप किया आपके व्यूअर्स को। उसमें श्रेय आप ही को जाता है, क्योंकि आपने ईमानदारी से चार चार प्रोग्राम दिन के और हाईली वेल रिसर्च प्रोग्राम जो आप करते हो, बहुत रेयर जर्नलिज्म किस्म का है इंडिया में, वर्ल्ड वाइड भी एक्चुअली। दूसरी बात है कि एक्चुअली मोदी जी का दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अभी ये जो रुख कर रहा है कि इंडिया का इंसल्ट, मोदी का इंसल्ट, तो एक्चुअली हो क्या रहा है। आज लेटेस्ट खबर ये कि नेतन्याहू तक ने मोदी को कहा है कि आप रशिया से तेल मत खरीदिए। तो एक्चुअली बात क्या है? एक टाइम वो था कि हम लोग खुल्लम खुला रशिया से तेल ले रहे थे। अमेरिका कुछ बोलता नहीं था, यूरोप कुछ हमको बोलना नहीं था, क्योंकि उनको था कि इंडिया को वेस्टर्न कैंप पे रखना है और चीन के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना है। रशिया, चीन और इंडिया साथ में ना आए, वो उनका टारगेट रहा है। और दूसरा, ब्रिक्स को वीक किया जाए, इसमें इंडिया को खींचा जाए उनकी तरफ, ये उनका गेम प्लान रहा है। इसी प्रकार से उन्होंने नॉन अलाइंग मूवमेंट को भी तोड़ने की कोशिश की थी और वीक भी हो गया था। मगर नॉन अलाइंग मूवमेंट का जो नया स्वरूप है वो ब्रिक्स है, ब्रिक्स प्लस है। उसमें सबसे सॉफ्ट टारगेट इंडिया है, वो समझ गए थे। मगर अभी तक चीन के कारण वो इंडिया से इस किस्म की बातचीत नहीं करे, तो वही खुल्लम खुला बोले कि आपकी इकोनॉमी डेड है, आप पे इतना टैरिफ लगाएंगे। हमारे जो इमिग्रेंट्स को उन्होंने हथकड़ी में भेजा था, हाथ को पीछे बांधकर हथकड़ी में भेजा था। तो ये एक्चुअली इतना दुर्व्यवहार इंडिया के साथ ही हो रहा है। एक तो ये कि कहीं ना कहीं मोदी जी की सरकार अडानी के कारण, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अडानी के जो करप्शन के मैटर्स जो अमेरिका में उजागर हुए हैं, वो प्रूफ उनके पास आ गया है। तो उसमें मोदी जी की जो पूरी स्ट्रेटेजी अडानी को पूरी दुनिया में बढ़ाना और वगैरह वगैरह, वो पूरा भी उनके हाथ में कुछ ऐसे सबूत आए जिसका अरेस्ट वारंट भी निकला है। उसके कारण मोदी जी एकदम ठंडे हो गए।
और वो दिखा था पिछली बार जब गए थे तो ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहे और मोदी जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। दूसरा है कि पन्नू और निज्जर वाला जो असैसिनेशन वाला प्लॉट है अमेरिका और कनाडा वाला, उसमें भी हमारा एक रॉ एजेंट गुप्ता पकड़ा गया है और उसके भी बहुत सारे सबूत, इनके पास वीडियो एविडेंस, फोटोग्राफिक एविडेंस आ चुका है कि वहाँ एक एजेंट को ही ब्राइब दिया जा रहा था ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के ये असैसिनेशन प्लॉट कैरी आउट करने के लिए। तो आप अमेरिका और कनाडा में जाके सब करोगे, पाकिस्तान वगैरह वगैरह यहाँ ठीक है, आप वहां चले गए, अभी रॉ एकदम वहां भी एक्सपोज हो गया है। तो अमित शाह, दोवल, अडानी और मोदी जी ये सबके सब ट्रम्प के हाथों में फंसे, इसलिए खुल्लम खुला इंसल्ट हो रहा है और ये लोग को जवाब भी नहीं दे पा रहे। एक वो बात है। दूसरा है कि जैसे ट्रम्प बोल रहा है कि तुम रशिया से बंद करो, हमसे तेल खरीदो, वो पहले से बोल रहा था, अभी नेतन्याहू ने भी बोल दिया है। यही इजरायली लॉबी थी जिसको अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस्तेमाल करके अमेरिका में अपना एक पोजीशन बनाया था। ओके। और आज दिख रहा है कि वो इजराइल लॉबी हमारी कुछ काम की नहीं है, क्योंकि हम जैसे लोग बोलते रहे कि इजराइल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वो इजराइल है, उसके लिए कोई दोस्त नहीं होता, सबका इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ता रहता है और जो वीक होता है उसको खत्म कर डालता है। ठीक है। हम्म। इजराइल की पहले की पॉलिसी, आज अमेरिका का भी हाल कर रहा है, ये इंडिया का भी हाल हमको समझ में आ रहा था कि ऐसा ही होगा अगर उसको ये जो एंट्री दी इंडिया में। आज अमेरिका एक लाफिंग स्टॉक बन चुका है दुनिया में। ओके। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ये जो पूरा एप्स्टाइन, जेफरी एप्स्टाइन का जो पूरा सेक्स प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो पूरा रैकेट है, वो पूरा मोसाद के लिए वो कर रहा था। उसमें भी आऊंगा। तो नंबर हम्म। वन, आज भारत की सरकार समझ ले कि इसराइल भी ट्रम्प की लाइन ले रहा है और सीधा बोल रहा है कि रशिया से तेल खरीदना बंद करो। ये नेतन्याहू ने एक वार्निंग दे दी है मोदी जी को। तो हम लोग जो मानते थे कि इसराइल यानी हमारा बहुत बड़ा यानी एलाय है, यानी दोस्त है, ये यानी सब। यानी आप साफ साफ सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि अमेरिका या इजराइल भारत का दोस्त नहीं है, वो सिर्फ भारत को अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं, इनको दोस्त नहीं समझना चाहिए। देखिए, मैं तो बहुत पहले से एक बात कहता हूँ, अक्सर ये बात कहता हूँ, ईरान वालों से ये कहता हूँ कि आपकी इस्लामिक रेवोल्यूशन इसलिए जारी है कि एक तो आपके लीडर बहुत मजबूत हैं, दूसरे आपके यहाँ अमेरिकन एम्बेसी नहीं है, इसलिए आपका इनकलाब जारी है। इसी तरह से मैं ये भी कहता हूं कि जिस मुल्क में भी अमेरिका और इजराइल दोस्त के तौर पर जाते हैं, उन मुल्कों को वो तबाह करते हैं। उनकी ये तारीख है बहुत से मुल्कों में। मुझे अपने देश की भी चिंता है, हमारे देश के लिए भी। और जो जो आप बता रहे हैं ना कि एक एक वक्त था कि जब हमारे मोदी जी कह रहे थे कि ट्रम्प सरकार, अगली सरकार ट्रम्प सरकार। अब उनका ये हाल क्या हुआ है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 32 बार बयान दे चुका है ट्रम्प कि हमने ये भारत और पाकिस्तान के बीच की करवाया, 5-6 वो प्लेन गिरे, रुकवाया यहाँ तक हो था। गया। जी, और एक बार भी मोदी जी जवाब में ये नहीं कह रहे कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है। तो एग्जैक्ट। ये दोनों मुल्क भरोसे के काबिल नहीं है और भारत के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। आप यही बात कह रहे हैं ना? जी जी, एग्जैक्टली। जी जी जी, आप अपनी उसके बात साथ, जारी रखें। हाँ। जी उसके साथ दूसरी जो मैं बात आऊंगा, ये जो मैक्रोन ने जो पोजीशन लिया कि वी विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टाइन, और लोग बहुत खुश हो रहे थे। मैं मैक्रोन को ठीक तरीके से जानता हूँ। ये लेबनान और सीरिया के कॉलोनाइजर्स रह चुके हैं, तो उनकी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि इसराइल वहाँ मास मर्डर करे और मैक्रोन कुछ अच्छी अच्छी बातें करे। वो गुड कॉप बैड कॉप का ड्रामा चलते रहता है। तो जब मैक्रोन ने अनाउंसमेंट किया कि वो और सऊदी दोनों के दोनों देश इसराइली अमेरिकन कैंप के हैं, हम लोग जानते हैं, तो जब उन्होंने पहल की कि टू स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे, तो इसमें से क्या निकलने वाला था, तो फ्रांस और मैक्रोन और नेतन्याहू का झगड़ा चालू हो गया वगैरह वगैरह। मगर आप देखिए उसमें से निकाल के आए। लेकिन उनका इसमें बोलना है। इसमें उसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जैसे कहते हैं ना, देर से ज्यादा चम्मच गरम। तो बिल्कुल ऐसी हालत सऊदी अरब की और फ्रांस की है। टू स्टेट सॉल्यूशन पर कॉन्फ्रेंस तो हो गई, एक बार इसराइल ने भी कभी कहा, अब रिसेंट पास्ट में कि वो टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए तैयार है। क्या वो इसराइल के साथ जबरदस्ती कर पाएंगे, मनवा पाएंगे कि एग्जैक्टली, तो उनकी कोई मर्जी मतलब ही पर? नहीं है टू स्टेट सोल्यूशन। अरे दुनिया के 147 150 कंट्रीज ने अभी रिकग्नाइज कर लिया है। ठीक है। आप मतलब ये रिकग्नाइज करके करने क्या वाले, उसका एक्शन प्रोग्राम तो बताइए। आप आर्मी भेजने वाले हैं, सैंक्शन करने वाले हैं, क्या करने वाले? हम्म। ठीक है। वो तो कुछ नहीं, मगर उसके साथ वो बोल रहे कि हमास को सरेंडर करने पड़ेंगे अपने हथियार, हाँ। और गाजा में पैलेस्टाइन अथॉरिटी का रूल होगा। मतलब बेसिकली जैसे हाल है वेस्ट बैंक में, आप दिख रहे हैं कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी का क्या हाल इसराइल ने कर दिया है। ठीक है। यहाँ तक कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी की सिक्योरिटी, तो कभी कभी जो फिलिस्तीनी आजादी के संग्राम के लोग लड़ रहे हैं उनको भी वो पकड़ के टॉर्चर वगैरह करते हैं। ठीक है।
तो उनको पैलेस्टाइन अथॉरिटी एक कोलैबोरेटर वैसल रेजिम करके चाहिए गाजा के अंदर। तो हमास कोई सरेंडर करने वाला नहीं है, यही स्ट्रेटेजी वो लोग हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में आ रहे फिरोज साहब, क्या ये जो हैं। फिलिस्तीन रिकॉग्निशन वाली बात है, क्या ये हाँ, सब कुछ क्या ये सब कुछ झूठ है, फरेब है, फिलिस्तीनियों के खिलाफ ही साजिश का हिस्सा है? क्या ये पूरी तरह से साजिश है? आपको क्या लगता है, ये है क्या कहानी? देखो, रिकॉग्निशन की बात भी है। हाँ। अगर फ्रांस और सऊदी इसको लीड करेगा हाँ। तो टोटली सस्पेक्ट है। हम्म। मैक्रो तो उन्हीं का आदमी है, रॉथशील्ड बैंकिंग फैमिली उसको लाया था, तो कोई क्रांतिकारी काम ये करने वाला नहीं है। ठीक है, हाल ही का भी इलेक्शन हार गया था वो, लेफ्ट पार्टीज को सबसे ज्यादा वोट मिले थे, प्राइम मिनिस्टर उनका अपॉइंट होना चाहता, ये सब किया नहीं उसने। ठीक है, तो मैक्रो एक ऐसा रोल प्ले करता है, वो अच्छी अच्छी बातें बोलता है, नेतन्याहू बुरी बात करता है, हमको लगता है कि मैक्रो बहुत अच्छा हो गया है। ओके, हम्म। मगर वो उसमें से बात क्या थी कि वी विल रिकग्नाइज पैलेस्टाइन। अरे बहुत बड़ी बात करी इतने सालों के बाद, बर्बादी के बाद। ठीक है, पहले तो माफी मांगो अपनों ने, ये जो 100 साल से ये जो हाल चल रहे 1917 के बाद, पहले तो माफी मांगो। और उसके साथ ये बात कि हमास को पूरा अपने हथियार सरेंडर करने होंगे, हमास को गाजा से निकलना होगा। तो जो आजादी के लिए लड़ रहा है उसको बोलो तुम निकलो, और जो इसराइल के वैसल्स बनकर अभी काम करे उनको बोलो वो टेक कर करो। ठीक है, मगर यानी ये फिलिस्तीनी भूमिका इजिप्ट की अथॉरिटी। भी है, ये इजिप्ट की भी भूमिका है, ये तुर्की की भी भूमिका है, एर्दोगान की भी यही लाइन है, आप समझ हाँ। लीजिए। हाँ। ठीक है, तो ये सब के सब जो इसराइल और अमेरिका के दायरे के कंट्रीज है, इस्लामिक अपने आप को बोलते हैं, मुसलमान बोलते हैं, और ये फ्रांस और जर्मनी ब्रिटेन जैसे कंट्रीज है, इस किसी भी भरने जो भी बोलेगा कि जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको अपने हथियार सरेंडर करने चाहिए, वो पैलेस्टाइन के दोस्त नहीं है। ये इसराइल और अमेरिका की बात कर रहे हैं। ठीक है यानी सीधे जी। सीधे 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 जो लोग इसराइल से टक्कर ले रहे हैं, जो इसराइल जी। से अपना मुल्क खाली कराना चाह रहे हैं, वो जद्दोजहद करने वालों के खिलाफ जो भी बोलेगा, वो फिलिस्तीन का हमदर्द नहीं हो सकता। और वो वो इसलिए भी हेजबुल हमदर्द नहीं हो वो इसलिए भी नहीं हो सकता कि इतनी लंबी जंग चली है, आज तक भी हमास के खिलाफ कहीं कोई आवाज नहीं है। तमाम भूख प्यास, मौत, शहादतें, सब कुछ सामना कर रहे हैं लोग, लेकिन हमास के खिलाफ कहीं से कोई आवाज नहीं आई। कई बार नकली आवाजें उठवाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सब कुछ झूठ निकला। अच्छा, जी। अब ये बताइए कि इस सूरत में क्या फिलिस्तीनियों के लिए कोई उम्मीद की किरण है या नहीं है, या ये लोग इसी तरह से पीछे जाएंगे? खुद फिलिस्तीनी दलाल किस्म के लोग, महमूद अब्बास जैसे लोग, और बाकी ये इलाके के मुल्क जिनके नाम आपने लिए, ये सब इनको इसी तरह से धोखे में तबाह करते रहेंगे, या कोई उम्मीद की किरण है? क्या लगता है? उम्मीद की किरण ही किरण है। एक तो है कि गाजा के लोग इतना सबके बावजूद भी सरेंडर नहीं करे, एक कोई सफेद झंडा नहीं है, तो वो अपनी जगह पे संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, आज तक मैं एक वीडियो नहीं देखा जहाँ इजरायल आर्मी और हमास के सामने सामने लड़ाई हो रही और इजरायली आर्मी उनको हरा रही हो, ऐसा एक आज तक वीडियो नहीं देखा। ये हवाई हमले हो रहे हैं, भूखे लोग आ रहे हैं आटा डाल लेने के लिए, उन पे गोलियां चला रहे हैं। ये जो 90-100 लोग मरे, आज इस किस्म के लोग मरे। हमास की आर्मी पहले से ज्यादा थी, 25,000 के भी 14-40,000 होगी, और वो अमेरिका का टैंक को उड़ा रहे, इजरायली आर्मी को, सोल्जर्स को एम्बुश करे, बहुत कुछ हो रहा है। ठीक है, मतलब 600 दिन के बाद, या अभी प्रैक्टिकली 22 मंथ होने को, या अभी तक गाजा जैसी छोटी जगह को इजरायली आर्मी ले नहीं सकी। जी ओके, जी। और अभी ये नेक्स्ट फेज आने वाला है, क्योंकि अभी इसराइल नेक्स्ट जंग की तैयारी कर रहा है, जिसमें ईरान के खिलाफ, यमन के खिलाफ, अस्सल शाबी इराक में, हिजबुल्लाह के खिलाफ, और ये सबके खिलाफ एक बड़ी जंग की तैयारी चल रही है। इसराइल इसलिए भी जल्दी में है क्योंकि अगर ईरान के पास चाइना के जेट फाइटर आ गए और भी एडवांस वेपनरी आ गई, तो इसराइल परेशान है कि पिछली बार तो हैंडल नहीं कर पाए, अगर और भी अभी ईरान ने तो अभी अपना एडवांस मिसाइल भी अभी तक उपयोग नहीं किए, और इसराइल के पास वो थर्ड मिसाइल वगैरह भी खत्म हो गए थे जो अमेरिका ने दिए थे। ठीक है ना, तो बहुत सारा प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स का भी इसराइल के सामने। इसलिए वो बहुत जल्दी में है कि अगली जंग हो जाए। इसमें अजरबैजान का पूरा इस्तेमाल हो रहा है, अजरबैजान बहुत ही खतरनाक रोल प्ले कर रहा है, और तुर्की और अजरबैजान का ये भी एक एजेंडा है कि जो उत्तरी पार्ट है ईरान का, जिसमें अजरी तुर्किश पॉपुलेशन है, वो तोड़ने की भी साजिश चल रही है। मगर ईरान का राष्ट्रवाद, ईरान का अपनी करबला की जो दास्तां है, वो इतनी इंपॉर्टेंट एपिक है, शिया आइडियोलॉजी, और अभी तो मैं देख रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा सुन्नी भी अहले बैत की बात कर रहे हैं, कि वो एक बहुत बड़ी
बहुत बड़ी यूनिफाइंग फोर्स है ईरान के लिए। क्योंकि 90% आबादी भी ईरान की शिया है, तो वो एक होमोजेनिटी भी है। और वो लोग अभी तक कोई टुकड़ तबका ढूंढ नहीं पा रहे जो ईरान से अलग होने की बात करे। ओके, तो वो सब प्लान तो फेल हो रहे हैं। ईरान पहले से ज्यादा यूनाइटेड हो गया है, वो तो हम लोगों ने देखा पिछली जंग के दौरान। मगर अभी एक बड़ी जंग की तैयारी हो रही है, बहुत सारी फोर्सेस को ईरान के खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं। ओके, मगर ईरान यमन पहले से ज्यादा मजबूत है, क्योंकि यमन में वो लोग सिविल नहीं कर पाए। यमन के सुन्नी शिया बहुत ज्यादा एक साथ आ चुके हैं, क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे पे वो लोग एक साथ है। इराक में भी जो प्रेशर है हस्तर शाबी पे कि वो भी अपने हथियार डाल दे, वो मैनेज नहीं हो पा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरिया में सीरियन अरब आर्मी वापस एकजुट हो रही है, वापस इकट्ठा हो रहे हैं। कोई इराक चला गया था, कोई लेबनान चला गया, तो कोई सीरिया में था। तो आज भी आया कि इसराइल के टैंक पुनेत्रा तक में घूम रहे हैं। और ये जुलानी और उसके सपोर्टर दुनिया भर में जो थे, खास करके मुस्लिम जो एंटी असद थे, आज वो किधर है? जुलानी को गाली तो दे कि भाई इसराइल के खिलाफ तो कर क्या रहा है। ठीक है, तो इस कदम का आइसिस अलकायदा और इस कदम के भावी सल्फी एलिमेंट तो इसराइल के साथ अलाइंड है। एर्दोगान भी सब उसी का पार्ट है। उत्तरी सीरिया एर्दोगान के हाथ में, साउथ का सीरिया इसराइल के हाथ में, ऐसा करके ये लोग ने बांटा है। अभी तक तो वही दिख रहा है, नहीं तो तुर्किश आर्मी आ जाती, इतनी बड़ी आर्मी लेके बैठा है भाई, तुम आ जाते अच्छा इसराइल के अच्छा खिलाफ लड़ने के अच्छा। लिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इजराइल बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है, लेकिन मैं दूसरी तरफ ये देख रहा हूं कि ईरान अगर कमजोर हुआ होता तो वो ये ना कहता कि अमेरिका पहले जो हमला किया है उसका कंपेंसेशन दो, उसके बाद हम बात करेंगे। अगर अगर यमन कमजोर हुआ होता तो यमन ने चौथे मरहले की जंग का ऐलान कर दिया और ये कह दिया कि इसराइल से बिजनेस करने वाली किसी भी शिपिंग कंपनी का, चाहे वो किसी भी नेशनलिटी का एग्जैक्टली। जहाज हो, उसको हम टारगेट करेंगे, जहां तक भी करेंगे। इंडियन ओशन में हो, सही बात। मेडिटेरेनियन में हो, कहीं भी हो, जहां तक भी वो कर सकते हैं। तो वो और कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी हालत में जब इजरायली फौजी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो किसके बल पे ये जंग लड़ेगा अगर लड़ेगा? नहीं, पॉइंट वही है। इसराइल, मैंने कहा था ना, सुसाइड मिशन पे उसकी हम्म, अक्कल वक्कल तो बची नहीं। ठीक है, इतना हम्म, मार खाने के बाद तो उसको कोई समझौते की तरफ जाना था। अगली जंग में तो इसराइल अपनी और भी तबाही की तरफ बढ़ने वाला है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या रोके और क्या करे। ओके, हम्म, तो लोग जो बोलते हैं कि यहूदी के पास ज्यादा दिमाग है, मैं तो नहीं मानता, कभी भी नहीं मानता था। अगर दिमाग होता तो आज इसराइल के हाल नहीं होता कि दुनिया में सब इसराइल को गाली दे रहे और सब इसराइल से नफरत कर रहे। ठीक है, ये हम्म, तो हाल उन्होंने कर दिया है। 2 साल के अंदर ये हाल हो गया कि कहां से कहां पहुंच गए। तो मेरा मानना है कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस और भी स्ट्रांग हो चुका है। हिजबुल्लाह ने क्लियर तक बोला कि हम तो हथियार नहीं सरेंडर करेंगे, हम लेबनान को प्रोटेक्ट करते हैं, हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के लिए, हमारे हथियार इसराइल के लिए है। सीरिया में हम्म, एक नई ताकत, मुझे लगी थी कि वक्त लगेगा, मगर 6 महीने के अंदर एक नई ताकत खड़ी हो रही है, जो सीरिया को बचाएगी, जोलान से भी बचाएगी, एर्दोगान से भी बचाएगी और इसराइल से भी बचाएगी। ठीक है, तीसरा ये नहीं, एलिमेंट है कि ये बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप कि सीरिया में अब सीरियन आर्मी जो है, नेशनल आर्मी, वो फिर से ऑर्गेनाइज हो रही है और इसमें इसराइल के खिलाफ भी, और एचटीएस की जो सरकार है, अहमद अल शरा की, उसके खिलाफ भी वो लड़ेंगे। तो क्या इसराइल के लिए वापस इस एरिया में, खास तौर पे जहां वो बहुत आसानी से बढ़ता जा रहा था, बहुत से फौजी इंस्टॉलेशन को तबाह कर दिया, क्या फिर से मुश्किल आएगी इसराइल को सीरिया में? सवाल ही नहीं आता, सवाल ही नहीं आता, क्योंकि अगली होगी वो बहुत ही निर्णायक होगी। मैं लगातार बोलता रहा हूं कि ये आखिरी जंग है फॉर द लिबरेशन ऑफ वेस्ट एशिया। मेरा हम्म, सभी को बोलना है कि मिडल ईस्ट मत बोलिए, क्योंकि वो लंदन का कॉलोनियल टर्म है। इंडिया फार ईस्ट था, ये बीच में ये लोग थे, मिडल ईस्ट इजिप्ट वगैरह थे, तो इनको मिडल ईस्ट बोलते थे। ये तो हम्म, ऐसी ही बात है कि मैं यहाँ से बम्बई से बैठकर बोलूँ लंदन मिडिल वेस्ट है और अमेरिका फार वेस्ट है। ठीक है, हम्म, तो मिडिल हम्म, ईस्ट तो पूरा का पूरा एक कॉलोनियल टर्म है। ये एशिया का आप देखिए तो हम लोग साउथ एशिया है, वहाँ नॉर्थ एशिया है, बिल्कुल वो नॉर्थ साउथ ईस्ट एशिया, ये वेस्ट एशिया है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल एनीवे, बिल्कुल तो सही एक बात। ये बात। हाँ, तो मेरा बोलना है हम्म, कि ये आखिरी जंग है वेस्ट एशिया की लिबरेशन के लिए। और हम्म, इसी प्रकार से ये पूरी दुनिया लिबरेशन की तरफ बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि ट्रंप यूक्रेन की अमन की बात कर रहा था, अभी ट्रंप ने न्यूक्लियर सबमरीन भेजे रशिया की कोस्ट की तरफ। ठीक है, हम्म, तो ट्रंप भी ये पूरे के पूरे ट्रैप में आ चुका है। वैसे वे ट्रैप ही था, खुद का बना हुआ ट्रैप में और भी फंस चुका है। ओके, तो अच्छा पॉइंट इज अच्छा के रशिया अच्छा। यूक्रेन के वॉर में भी वो अभी लाइन ले रहा है, एंटी रशिया लाइन ले रहा है। ओके, हम्म,
और यहाँ तो जो ब्लिंकिन का रोल था बाइडेन के सरकार में, और ब्लिंकिन भी एक कट्टर यहूदी था, वैसे ही विटकॉफ जो है, वो ट्रम्प का दोस्त है, बिल्डर है, वो भी एक कट्टर यहूदी है। तो भाई विटकॉफ गाजा गए थे और बोला कोई फूड शॉर्टेज नहीं है, कोई स्टारवेशन इंडेक्स नहीं है, सब कुछ है इधर, वगैरह वगैरह, अरे अरे हमासी सब कुछ सर, कर रही है। विटकॉफ की वो तस्वीर जो छपी है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के काउंटर पर, जहां कहीं वो खाना वाना बंटने की बात आ रही है, उसके पीछे लिख करके लगाया गया कि इतने मिलियन का जो है वो हमने फूड पैकेट्स बांट दिए। ये लिख करके लगाना पड़ा है उस तस्वीर के पीछे। ये इस तरह से नकली प्रोजेक्शन और ये दिखाना कि ट्रम्प बहुत ही इंसानियत दिखा रहे हैं, गाजा के लोगों की बड़ी केयर कर रहे हैं, गाजा के लोगों को मुसलसल कत्ल करा रहे हैं ट्रम्प, और ये ड्रामा भी कर रहे हैं। क्या इस पे कोई यकीन करेगा क्या? कोई नहीं कर रहा है भाई साहब। जोरान ममदानी का न्यूयॉर्क में जीतने का सबसे बड़ा कारण है गाजा। ये भी आपको बता दो, अभी एक नया पोल आया है कि हाँ। जो यंग जनरेशन है और जो उसको बड़ा सपोर्ट मिला है, न्यूयॉर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट जूइश सिटी है दुनिया में, टेल अवीव से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं न्यूयॉर्क को मानता हूँ, क्योंकि पूरा फाइनेंस कैपिटल है वो। ओके, हम्म। तो टेल अवीव के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जूइश सिटी है न्यूयॉर्क, और वहीं जोरान ममदानी जीतता है, और वो भी गाजा के कारण जीता है। तो ट्रम्प जैसा बड़ा झूठा दुनिया में नहीं है। ओके, वो तो दिख रहा है एप्स्टाइन पे, अभी मैं आऊंगा। ओके, तो ना अमेरिका की जनता, ना उसके खुद के मैगा का सपोर्टर, ना रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्टर उसको पे भरोसा कर रहे हैं। तो इस पे तो अभी इतनी सारी बातें आ चुकी है गाजा को लेकर के इसराइल की एक बात चल नहीं रही। मैं तो टीवी डिबेट देखता रहता हूँ अलग अलग वेस्टर्न चैनल्स पे, जितने इसराइल के वक्त स्पीकर आते हैं सबके सब हार जाते हैं, उनके बाद बोली के लिए कुछ होता नहीं। और अभी लोग चिल्ला रहे, गुस्सा गुस्सा आते कि ये झूठ बोलना बंद करो, एंटी सेमाइट और होलोकॉस्ट। भाई तुम होलोकॉस्ट करो, तुम होलोकॉस्ट डिनाई करो, तुम ही आज के हॉलोकॉस्ट डिनायर हो, तुम ही जेनोसाइड के डिनायर हो, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल। नैरेटिव कोई बिटकॉप बिटकॉप अभी खाली उनकी ताकत के बुनियाद पे ये पूरा चल रहा है, और वो ताकत भी कमजोरी की तरफ बढ़ रही है। इकोनॉमिक बोलो, पॉलिटिकल बोलो, मिलिट्री वाइज बोले, अमेरिका आइसोलेटेड है दुनिया में, ये टैरिफ पे टैरिफ कर रहा है। ब्राजील ने बोला जितना टैरिफ लगाने लगाओ, ओके, हम अपना मार्केट ढूंढ लेंगे, और ये इंडिया को भी ये करना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट खबर है अरे यूरोप से कि सबसे स्लोवेनिया सबसे जैसे छोटे कंट्री, सबसे स्लोवेनिया ज्यादा स्लोवेनिया जैसे जी, सबसे ज्यादा तो टैरिफ का नुकसान खुद अमरीकी लोगों को होगा। जो सामान वो खरीदते एग्जैक्टली थे, उन्हें कई कई गुना एग्जैक्टली, कीमतों में अगर मिलेगा तो उनकी हालत खराब होगी, खुद अमरीकनों की हालत खराब होने टोटली वाली है उससे। टोटली। अरे वो ट्रम्प को एक ही काम करना था अपने बजट में कि इसके बिलियनर ट्रिलियनर फ्रेंड्स को टैक्स माफ करवाना था, खुद की भी टैक्स माफ हो जाती है, उसने वो एक काम कर लिया है। बाकी का हम्म। तो सब जगह इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने बताया, ब्राजील तक ने बोल दिया, क्योंकि वो तो ब्रिक्स कंट्रीज को धमकी दे रहा है, जो ब्रिक्स में 25% टैरिफ और 100% टैरिफ और कुछ भी वो बोलता है। ब्राजील बोला लगा लो, देख लेंगे भाई, तो हमकी जरूरत ही नहीं हम्म। है। अगर अमेरिका को छोड़कर एक दूसरा एक मार्केट ही डेवलप हो रहा है, और ब्रिक्स इकोनॉमी बहुत बड़ी बड़ी इकोनॉमी है, हमको अमेरिका की जरूरत क्या है? चाइना हम्म। के पास जो टेक्नोलॉजी है वो तो अमेरिका के पास नहीं है। दुनिया की बिल्कुल। 65 लीडिंग टेक्नोलॉजी में 60 टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। पूरा का पूरा बदल गया, एजुकेशन की ताकत, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बहुत सारी चीजें बदल गई। यूरोप से एक बिल्कुल। इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज है कि स्लोवेनिया जैसा छोटा कंट्री हम्म। ने कल बोल दिया है कि हम लोग इसराइल को हथियार देना बंद करें, हम कोई अभी हथियार नहीं भेजेंगे, ठीक हम्म। है। वहां जेरेमी कॉर्बिन की पार्टी यूके में आगे बढ़ रही है, 5 से 6 लाख मेंबर बन चुके हैं, लेबर पार्टी खत्म हो जाएगी। लेबर पार्टी हम्म। के मैं तो मानता हूँ बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकल निकल कर जेरेमी कॉर्बिन के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि गाजा को लेकर इसराइल ने ऐसे ऐसे क्राइसिस क्रिएट कर दिया है ये सभी वेस्टर्न कंट्रीज में, कि जो पैलेस्टाइन और गाजा के साथ नहीं है वो भी सब हार रहे हैं। ये पोजीशन आ गई, ओके। इसलिए मैं अभी आऊंगा एक्चुअली जेफरी एप्स्टाइन पार्ट 2 पे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जी अपडेट्स है जी जिसमें जी जी ट्रम्प जी। बहुत बुरी तरीके से फंसा है। हाँ, बताइए बताइए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, लोगों जी ने जी बहुत जी दिलचस्पी से उसे देखा है। आप बताइए जेफरी एप्स्टीन जी जी की फाइल्स के सिलसिले में, खासतौर पर ट्रम्प जिस तरह से उसमें फंसे हुए हैं। जी। जी, देखिए बात ऐसी ही थी कि थोड़ा 2 मिनट में अपडेट दे दूं। वाई दी हाँ। एप्स्टाइन जेफरी एप्स्टाइन इशू सो इम्पोर्टेंट? हाँ। जेफरी एप्स्टाइन का एक सेक्स प्रोस्टिट्यूशन रैकेट है, और उसमें नाबालिग बच्चियों को, 12, 13, 14 साल की लड़कियों को ये लोग एंट्रैप करते थे, जो गरीब परिवार से आते थे, जो सिंगल पेरेंट होते थे, माँ गरीब होती थी, या कोई लाचार परिवार से, ये बच्चों को वो लोग मसाज पार्लर में लाते थे, वहां मसाज चालू करते थे, और बाद में इन लड़कियों का बलात्कार हुआ है। जेफरी एप्स्टाइन ने भी किया है, ट्रंप ने भी किया है। पिछली बार आपने एक वीडियो चलाया था ट्रंप का, जहां वो बोल रहा है कि वो लड़की का जब बलात्कार हो रहा था तो उसको अच्छा लग रहा था।
ठीक है। हम्म। अभी क्या हुआ है कि ट्रंप ने इस इशू का इस्तेमाल किया। सबसे गहरा जो दोस्ती है जेफरी एप्स्टाइन का है तो वो ट्रंप के साथ है। ओके। और ट्रंप का बोलना था कि ये पूरा पीडोफाइल रिंग चल रहा है, एफबीआई डीप स्टेट है, ये पूरा कवर अप हो रहा है, इस देश के बहुत बड़े बड़े लोग, डेमोक्रेटिक पार्टी यहाँ वहां के सब इसमें फंसे पड़े, मैं तो अकेले निकालूंगा। तो भाई आपने तो ट्रंप वन की सरकार के दौरान भी नहीं निकाला, बाइडेन ने निकाला। और ट्रंप को बाद में जब बोला गया कि इलेक्शन जीतने का बहुत बड़ा कारण था जेफरी एप्स्टाइन का पूरा ये मैटर, नहीं निकाल रहा है। तभी बोला कि इसमें कुछ है ही नहीं। पैम बॉन्डी जो अटॉर्नी जनरल है जब बोली मेरे टेबल पे लिस्ट है, 2 दिन के बाद बोलती कि हम लोगों ने देख लिया उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है। गिलेन मैक्सवेल जो जेफरी एस्टन की पार्टनर, उसको 20 साल की सजा हुई है, तो किस बुनियाद पे हुई है भाई? मैं गिलेन हम्म। मैक्सवेल आऊंगा क्योंकि भी ट्रंप उसको जेल से निकालने की कोशिश में है कि इसको निकालो, बरी करो और उसको रवाना कर दो। ओके। नाउ अच्छा, आपने ट्रंप आपने अपने अभी पिछली आपने आपने पिछली बार ये भी बताया था कि खुद ये मोसाद जो जो खुफिया एजेंसी है इसराइल की, वो ये सब कराते थे ताकि पॉलिटिशियंस को ट्रैप किया जा सके, जैसे मर्जी चाहे उस तरह के उनसे फैसले कराए जा सकें। इस जंग के टोटली दौरान भी इस जंग के दौरान भी कई बार ऐसा हुआ है कि ट्रंप कहते हैं ईरान के साथ डील होने वाली है, और उधर उसके बाद फौरन ही वो हमला हो जाता है। तो ये जो जायनिस्ट लॉबी कहें या मोसाद कहें या उसे डीप स्टेट कहें या फिर इसे सेक्स स्कैंडल कहें, ये सब इसमें ट्रैप्ड हैं लोग और इससे बाहर नहीं निकल रहे। पूरी दुनिया की तबाही का इंतजाम इन्होंने किया हुआ है इसके जरिए। एग्जैक्टली टॉप लेवल के लीडर्स को, चाहे वो कीर स्टार्मर हो ब्रिटेन के, चाहे वो मैक्रोन है फ्रांस के, जर्मनी की लीडरशिप के बहुत बुरे हाल है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी वही हाल देख रहा हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड की टॉप लीडर्स को लोग ने एकदम फंसा कर रखा है। और ये पूरा मोसाद का रैकेट में मैं 2 नाम ले रहा हूँ। एक तो अलेक्जेंडर अकोस्टा जो ट्रम्प के साथ थे, अटॉर्नी जनरल फ्लोरिडा को जब पहली बार एप्स्टाइन को पकड़ा था और उसको 2009 में बहुत ही कम में निकाल दिया, तो अकोस्टा ने वो टाइम पे बोला था कि वी कैन नॉट टच हिम बिकॉज ही इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस का ही आदमी है, तो उसको बहुत आसानी से पिछली बार छोड़ दिया था। तो बाद में 2019 को उसको पकड़ा। मगर इसके बीच में आरी मैनेशे करके एक फॉर्मर मोसाद एजेंट है, वो क्लियरली बोलता है कि ये मोसाद का ही एजेंट है जेफरी एप्स्टाइन, ये रैकेट ही वो चला रहे थे। और मैं आपको अभी कुछ नाम ले रहा हूँ, वो पता चलेगा कि ये जूइश कट्टरवादियों की पूरी रिंग है। रॉबर्ट मैक्सवेल ब्रिटेन के बड़े मीडिया बैरन जो मोसाद के एजेंट, उसकी बेटी गिलेन मैक्सवेल जो बाद में जेफरी एप्स्टाइन की पार्टनर बनी, ये तीनों के तीनों यहूदी है। तो फिरोज साहब, ये बताइए कि आखिर अब जिस तरह से ट्रंप बिहेव कर रहे हैं, ये तमाम गाजा की तबाही, जितना कुछ हम देख रहे हैं, ये जंगें और जंग फैलती हुई कई मुल्कों तक फैलती हुई, और पूरी दुनिया की इकोनॉमी सब कुछ हिली पड़ी है इस जंग की वजह से। लोगों के दिल जल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के और अमेरिका तक हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं गाजा के सपोर्ट में। ये इस सब के नीचे वो जेफरी सेक्स वाला ही सेक्स स्कैंडल है क्या? इसी की वजह से ये पूरी दुनिया हिली हुई है। नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है कि एक्चुअली समझ होगा कि इसराइल ये वेस्टर्न कंट्रीज को कंट्रोल कैसे करती है। हम्म। एक है पैसे का बांटना। हमको पता है कि हम्म। एक एक सेनेटर कांग्रेसमैन के लिस्ट छप चुके हैं कि इनको कितना पैसा मिल रहा है, और कितने सेनेटर कांग्रेसमैन को हर साल ये लोग इसराइल ट्रिप पे लेके जाते हैं। और जब ट्रिप पे लेके जाते हैं तो पता नहीं वहाँ क्या क्या करते होंगे और क्या क्या वीडियो हम्म। टेप्स और बनते होंगे। हम्म। दूसरा है कि बहुत सोच समझ के वो लोगों ने मोसाद सीआईए स्पायरिंग चलाया है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा तो इसराइल को है। तो ये मोसाद स्पायरिंग से वो लोग ने ये इनके टेप्स, सेक्स टेप्स और वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, जिससे ये लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं। उसमें नंबर 1 ब्लैकमेल उनका जो हो रहा है वो ट्रम्प का हो रहा है, क्योंकि जेफरी हम्म। एप्स्टाइन का सबसे पुराना दोस्त ट्रम्प है। हम्म। बहुत पुरानी दोस्ती है और वो ट्रम्प बार बार बोल चुका है। ठीक है। हम्म। और अभी अभी जो मैटर आया है ट्रम्प, क्योंकि ये सब इतना मूर्ख है कि ये सब चीजें बोल भी देता है ऑन रिकॉर्ड। ठीक है। हम्म। तो और खास करके मोदी जी तो इतनी सी समझ है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, मगर ट्रम्प रोज 2-3 बार मीडिया से बात करता है, जितनी बार बात करता है वो फंसता है। ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि एक बहुत इंपॉर्टेंट विक्टिम है जिसका नाम है विक्टोरिया गुफरे। विक्टोरिया गुफरे ने प्रिंस एंड्रू का नाम ले लिया था। ठीक है, कि इसने मेरा बलात्कार किया था। तो विक्टोरिया गुफरे भी 13-14 साल की थी, तो उससे बताया कि हमको पहले मसाज पार्लर में लेके जाते थे, फिर उसके बाद बात आगे बढ़ के हम हमारा बलात्कार करवाया जाता था।
और एक बार हम वो मानसिक 13-14 साल की लड़कियों का क्या होता होगा आप सोचो, ठीक है। तो उसके बाद जो उनसे करने के लिए बोला जाता था या नहीं करते थे, उनका बलात्कार ये वो सब होते होते फिर एक वक्त आता है कि वो हिम्मत करके निकल जाते उसमें से, ठीक है। और एक टेप आई है जो जेफरी एप्स्टाइन की नीस, उसकी फैमिली की, उसने बोला कि मैं जब 13-14 साल की थी तो मेरे को सेक्स स्लेवरी में डाला था। ओके, वो भी मैंने वीडियो आपको भेजा है। अभी इंटरेस्टिंग है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला गया कि तुम लोग की दोस्ती कब टूटी, तुम्हारी जेफरी एप्स्टाइन की दोस्ती कब टूटी। तो पहले कहानी आई थी कि उन्होंने उनका कोई रियल एस्टेट डील पे झगड़ा हो गया था, मगर वो झूठी खबर थी। अभी जो खबर आई है ये ट्रंप ने खुद बोली है। तो ट्रंप ने कहा कि मेरा जो मारला लागो में जो मेरा जो बड़ा गोल्फ कोर्स है और वहां स्पा है, दुनिया का सबसे ज्यादा स्पा वही होता है, मसाज पार्लर वगैरह वगैरह, उसे दुनिया में अच्छा कुछ है नहीं। तो वहां जेफरी एप्स्टाइन वॉज स्टीलिंग माई एम्प्लॉइज। मेरे वहां जो लड़कियां काम कर रही थी वो जेफरी एप्स्टाइन उनको बचाकर अपनी तरफ ले रहा था। तो मैं भड़क गया था उस पर। इसमें तो ही वाज सेइंग दैट जेफरी एप्स्टाइन वाज स्टीलिंग, मतलब वो चोरी कर रहा था। ओके। फिर उसने वर्जीनिया गुफरे, सॉरी नॉट विक्टोरिया गुफरे, उसका नाम है वर्जीनिया गुफरे, वर्जीनिया गुफरे का भी नाम ले लिया कि ये भी मेरे वहां शायद काम करती थी, यहाँ काम करती थी। और उसको जेफरी, और यही वर्जीनिया गुफरे जिसको प्रिंस एंड्रूज के साथ जिसका नाम है, जिससे प्रिंस एंड्रूज ने उसका सेक्सुअल इस्तेमाल किया है। तो बाद में जो परिवार है गुफरे का, वर्जीनिया गुफरे का, वो लोग ने स्टेटमेंट निकाला ट्रंप के खिलाफ। ओके, यू सेड दैट जेफरी एप्स्टाइन स्टोल पीपल फ्रॉम मार-आ-लागो एट द टाइम, डिड यू नो व्हाई ही वाज टेकिंग दोस यंग वुमेन इंक्लूडिंग वर्जीनिया। तो वो लिख रहे कि जो जेफरी एप्स्टाइन तुम्हारे मार-आ-लागो रिजॉर्ट से वो लड़कियों का चोरी कर रहा था, वो क्यों कर रहा था, क्या आपको पता है। तो ट्रंप ने मीडिया में ये सवाल पूछा, मुझे तो नहीं पता क्योंकि ये सवाल मीडिया से पूछा गया था। आई मीन आई वुड फिगर इट वाज एबीसी फेक न्यूज, वो जो बोलता है फेक न्यूज है। बट वापस वो बोलता है, बट आई सेड इफ ही इज टेकिंग एनीबॉडी फ्रॉम मार-आ-लागो, ही इज हायरिंग व्हाटएवर ही इज डूइंग, आई डिडंट लाइक इट। मतलब उसका बोलना था कि वो कुछ तो कर रहा था, वो मेरे वहां से हायर कर रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, एंड वी थ्रू हिम आउट। ओके, वी सेड वी डोंट नो हिम एट द प्लेस, दिस इज स्टोरी दैट हैज बीन नोन। मतलब वो क्या कर रहा था मुझे पता नहीं, मगर वो हमारी लड़कियों को चोरी कर रहा था। ओके, ये असल में सारे ही गुनहगार हैं जो एक दूसरे के गुनाह का जिक्र तो कर रहे हैं, अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। लेकिन इससे एक बात तो बहुत सामने है, वक्त हमारे पास खत्म हो गया, हम फिर कभी आपसे और बात करेंगे इस सिलसिले में। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, और जो पार्ट 1 आपने बताया था वो बहुत लोगों ने पसंद किया था, और इसको भारत में मीडिया स्टार वर्ल्ड पहला यूट्यूब चैनल है जिसने इस इशू पर बात की है आपके साथ। और ये दुनिया के जो बड़े खबर दे दूं, एक खबर दे दूं इसी में, 1 मिनट की खबर है। एक 1991 की जेफरी एप्स्टाइन की एक ब्लैक बुक है, एक एड्रेस बुक है, और उसमें ट्रम्प के मल्टीपल नंबर है। ट्रम्प के मतलब ट्रम्प को अगर एप्स्टाइन को ढूंढना था तो इसका दोस्त का नंबर, इसकी बहन का नंबर वगैरह वगैरह, वो जो भी है, मगर ट्रम्प के लिए उसके 15 नंबर थे, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ थे। तो इन दोनों के संबंध में कोई डाउट नहीं है। और आखिरी बात मैं बता दूं, अभी ट्रम्प की कोशिश ये है कि गिलेन मैक्सवेल जो जेल में है सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए, उसको 20 साल की सजा हुई थी, ये प्रूव हो चुका था कि ये सब काम कर रही है, ठीक है। अभी ट्रम्प की कोशिश है कि गिलेन मैक्सवेल को पार्डन करके कोई भी तरीके से निकाला जाए, ठीक है। तो ये सब साजिश कर रही है कि आखिरी सबूत मतलब आप सोचो कि ये इतना बड़ा प्रोसेस के हजारों लोग काम करे होंगे, किसी का नाम सामने नहीं आ रहा। तो अमेरिका का जस्टिस सिस्टम, डेमोक्रेसी वगैरह वगैरह बोलने की बातें है, इतना बड़ा प्रोसेस है कि जो 25 साल से चल रहा है, जिसे आमतौर पर डीप स्टेट कहा जाता है, वो डीप स्टेट इसमें डूबे हुए हैं सारे, और ये इसी के जरिए अपने सियासी फायदे उठाने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज मीती बोरवाला साहब, आपने हमें वक्त दिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इतनी गहराई से मालूमात है फिरोज साहब की, और हमें टाइम दे देते हैं, हम उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। और मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आज आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।